तो आपको इतना समझ में आया कि किस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ हम इसके इस ऑर्गेनल के बारे में और पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यदि उसको माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाए तो कैसा शब्द है, सिंगुलर, ठीक है। और यहाँ पर ये कैसा है, प्लूरल। तो सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो इट इज़ माइटोकॉन्ड्रियन, इट इज़ सिंगुलर। और बहुत सारे हैं तो प्लूरल, इट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। बात समझ में आई क्या डिफरेंस है माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन में, इसलिए कंफ्यूज मत होना। इट इज़ अ सिंगुलर वर्ड एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज ए प्लूरल वर्ड। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन। मैंने भी आपको बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 2 मेम्ब्रेन से कवर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, आउटर मेम्ब्रेन जो है वो पोरस होती है। कैसे, पोरस का मीन्स होता है छोटे छोटे पोर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देख लेते हैं एक बार, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो इसको इसलिए क्या बोला जाता है, आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कैसी है, डीपली फोल्डेड है। और फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी, और इन फोल्डेड्स को क्या नाम दिया गया है, क्रिस्टी नाम दिया गया है, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको क्रिस्टी बोला गया है, ये डीपली फोल्डेड होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन एंड सरफेस एरिया ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। अब देखते हैं यहाँ पर आपको देखिए, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका जो सरफेस एरिया है वो इतना ही रहेगा, यदि ये स्ट्रेच नहीं हो सकती। जैसे एक रबर बैंड जो है उसको खींचो तो वो स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है, लेकिन ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका जो सरफेस एरिया है वो इतना ही रहेगा जितना आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है स्ट्रेच नहीं होगा। जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होती है, यदि इसको स्ट्रेच किया जाए तो इसका जो एरिया है, जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि डीपली फोल्डेड है एक दूसरे से, तो यदि हम इसको थोड़ा सा खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे एक रबर बैंड की तरह, तो इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा, ये खुल जाएगा। तो यही इसका मतलब है कि जो सरफेस एरिया है इनर मेम्ब्रेन का वो बड़ा होता है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो छोटा होता है। दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें इसका खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो ये जो डीएनए और राइबोसोम्स हैं ये खुद अपने माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर रखते हैं प्रोटीन का सिंथेसाइज करने का, इसीलिए। और क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन। ये अपना प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ओके। अब इसके फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या फंक्शन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, सबसे मेन है ये पॉइंट जो है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है, थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीडेशन के समय सेलुलर रेस्पिरेशन का वर्क करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल की पावर हाउस होती है, इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे आपको किसी भी सिटी का निर्माण करने के लिए बोला जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सिटी के अंदर, ठीक है। तो उनमें सबसे पहले क्या होता है कि यदि वो तैयार की जाती हैं तो उसमें सबसे पहले क्या चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं वाटर सप्लाई का, या फिर वेल डिज़ाइन सोलर सिस्टम का। तो वो सब कहाँ, उन सब की जो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। यानी कि कहीं भी आप किसी भी सिटी को तैयार करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, हॉस्पिटल्स लाइक, है ना। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए,
क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होगी तो सारी चीज़ें ईजिली प्रोवाइड हो जाएंगी, जैसे वाटर सप्लाई है या फिर सोलर सिस्टम का प्रोसेस है, ठीक है। तो वो किसके थ्रू संभव हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एक पावर हाउस है उस सिटी की। इस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल का पावर हाउस है, यानी कि जितना उसका वर्क होता है वो किसके थ्रू होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, सेल का। तो इसलिए सेल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल का पावर हाउस है। तो इसका ये सबसे मेन पॉइंट है, जो मेन वर्क है माइटोकॉन्ड्रिया का वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल के अंदर। इट कंटेन्स एंजाइम, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और सेकंड मैंने आपको बताया था, ये लास्ट में जो पॉइंट दिया हुआ है ये सेकंड मेन पॉइंट है। सेल रेस्पिरेशन मीन्स जैसे कोई भी खाना सेल के अंदर गया, ठीक है, फूड स्टफ, तो ये क्या करता है, यहाँ से बाहर से O2 को लेता है और CO2 को रिलीज़ कर देता है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो सेल के अंदर क्या करता है, ये O2 को लेता है, ठीक है, और CO2 को रिलीज़ कर देता है। तो ये है रेस्पिरेशन का वर्क। तो इस तरीके से जो सेल है उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। अभी देखते हैं, इट कंटेन्स एंजाइम फूड स्टफ। देखो जैसे सेल के अंदर फूड आया, ठीक है, हम खाना खाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फूड जाता है, तो फूड में जो बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट हैं, तो वो सेल क्या करती हैं, उस फूड स्टफ को लेती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, और एंजाइम्स की प्रेजेंस में, इस एंजाइम की प्रेजेंस में और O2 को जो लेता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसको में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होने के बाद में CO2 रिलीज़ होती है और वाटर बनता है। तो इस तरीके से इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन का वर्क होता है। देन है एनर्जी इज़ रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन के समय इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसको क्या बोला जाता है, ATP बोला जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया पूरा फूड स्टफ लेने के बाद में, O2 लेने के बाद में, किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम्स की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करता है, CO2 को बाहर निकालता है। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो क्या है, ATP है, ठीक है। अब ATP क्या है, ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, यानी कि ये क्या है, करेंसी है, किसकी, एनर्जी की। ATP जो है वो करेंसी होती है एनर्जी की, करेंसी ऑफ एनर्जी, ओके। सो एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, एनर्जी इज यूज्ड टू फॉर्म ATP मॉलिक्यूल्स। जो ATP मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज़ होते हैं जिस समय ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। देन ATP इज यूटिलाइज्ड बाय सेल, जो ATP है वो एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ की जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ऐसा नहीं हमने खाना खाया तुरंत और हमने एनर्जी को यूज़ कर लिया, ठीक है, हम उसको स्टोर करके रखते हैं। तो जो हमारी सेल्स हैं, जो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं, उसका वर्क क्या है कि वो ATP जो करेंसी है एनर्जी की, उस एनर्जी को स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ATP है इज़ यूटिलाइज्ड, बाद में यूटिलाइज की जाती है, जो स्टोर करके रखी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू बाय सेल फॉर एनर्जी को यूज़ करने के लिए। एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय सेल फॉर एनर्जी, होप आपको समझ में आ रहा है। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क एंड मेकिंग केमिकल्स, ठीक है। तो जो एनर्जी है वो मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ होती है, जैसे हम खाना खाते हैं, बाद में एकदम से हम खाना खाते ही एनर्जी को यूज़ नहीं कर सकते, उसको स्टोर कर रखते हैं, बाद में पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, ऐसे बहुत सारे वर्क हम करते हैं। तो वो जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड किसके लिए होती है, हमारे मैकेनिकल वर्क के लिए, जो भी हम काम करते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रू ऑक्सीडेशन दे डू सेलुलर रेस्पिरेशन, और ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो आपको होप फंक्शन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल। ये एक सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल है दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है सेल के, ऑफ मोस्ट बट नॉट ऑल यूकैरियोट्स,
जैसे मैंने आपको बताया कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर जैसे मैंने आपको गोल्जी बॉडीज़ के बारे में बताया कि वो आरबीसीज में नहीं पाई जाती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये भी हर जगह नहीं पाया जाता, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनल दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। जैसे सेल है, सेल में यहाँ न्यूक्लियस होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और इसके बाकी जगह जो खाली जगह बचती है, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, उसको क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म बोला जाता है। तो दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ मोस्ट बट नॉट ऑल यूकैरियोट्स। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय अ डबल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। जैसे मैंने आपको बताया जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें डबल स्ट्रक्चर होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर और दूसरा इनर। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली इन्वेजिनेटेड, यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो हाईली इन्वेजिनेटेड होती है, इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। ये डीपली बाउंडेड होती है एक दूसरे से, और इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जो डीएनए और राइबोसोम्स हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और डीएनए का वर्क क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया को ये बनाता है, ठीक है। और राइबोसोम्स में क्या हो गया? राइबोसोम्स भी इसमें वर्क करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। क्योंकि डीएनए क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसी भी क्रोमोसोम को या गुण को ट्रांसफ़र करना, तो डीएनए अपना वर्क करता है। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, और दूसरे से तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया बनता है, और जो राइबोसोम है वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एंड इट्स प्रोजेक्शन आर कॉल्ड क्रिस्टी। और जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टी। जबकि हमने इसमें गोल्जी बॉडीज़ में क्या नाम दिया था इसको? सिस्टर्नी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो इसमें ये सेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसको क्या नाम दिया है? क्रिस्टी। तो होप आपको समझ में आया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने आपको बताया कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड माइटोकॉन्ड्रियन इज दैट माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर। जो माइटोकॉन्ड्रियन वर्ड है वो सिंगुलर है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लूरल वर्ड होता है। समटाइम्स बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, दोनों ही लिखा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो है एक सिंगुलर वर्ड है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि एक माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स माइटोकॉन्ड्रियन, और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक है तो माइटोकॉन्ड्रियन, बहुत सारे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया। सो होप दैट आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो रहे होंगे अभी तक के सारे टॉपिक जो मैंने आपको समझाए हैं। ओके, थैंक्स।